मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की चतुर्थ कक्षा प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ प्रारंभ हो चुका था कल। पूछो कोई प्रश्न पीछे का है तो। अच्छा जी, च उसमें जो प्रारंभ का शब्द सुनाई नहीं दिया। च सूत्र में जो इष्टि आई, हाँ जी, उसमें जो मृजेर अजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धि ऋष्यते, उसके बाद परिमृजन्तु परिमार्जन्तु, उसके पश्चात लघुपद गुणस्याप्यत्र प्रतिषेधः। ये प्राप्त ही नहीं हो रहा ना, जो नीतिचर रोके और उसको विकल्प करे और यहाँ लघुपद गुण को निषेध करे। चलो देखते हैं उसका क्रॉस परीक्षण करके। एक क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना। तो देखो पहला उदाहरण क्या है, परिमृजंती। दूसरा क्या है, परिमार्जंती। और हम और भी ले सकते हैं, लट लकार पूरा ही उसका प्रथम पुरुष पूरा ले लो, परिमार्ष्टि। ठीक है ना, परिमार्ष्टि बनता है ना। चलो परि को हटा भी दो तो रूप बोलना मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति। मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति। अच्छा, इस इष्टि को हटा दो कुछ काल के लिए। अब विचार करके देखो कि मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति में मार्ष्टि में क्या प्राप्त हो रहा था। यदि मृजेर वृद्धि सूत्र न होता तो गुण प्राप्त हो रहा था। ठीक है ना, और वहां पर हमने वृद्धि कर ली, मार्ष्टि बन गया, कोई आपत्ति नहीं। अब आया मृष्टः। अब मृष्टः में प्राप्त हो रहा है लघुपद गुण, और लघुपद गुण को रोका किसने, किंगतिचा ने। ठीक है ना, तो हम गुण कहाँ करते हैं, वहां वृद्धि कहाँ करते हैं, मृष्टः बोलते हैं नहीं प्राय करके। इस इष्टि को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो क्या बोलेंगे हम, मृष्टः। तो मृष्टः में गुण का निषेध हो गया ना किंगतिचा से। अब गुण का निषेध हो गया तो लघुपद गुण का ही तो निषेध हुआ है यहाँ, या वृद्धि का निषेध हुआ, गुण का ही, लघुपद गुण का निषेध हुआ। और मृजेर वृद्धि ही क्या कहता है, वो वृद्धि करता है। ठीक है ना, तो अब ये इष्टि क्या कह रही है कि आप किंगतिचा के द्वारा यहाँ जो लघुपद गुण का निषेध कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात परिमार्जंती में सभी में लग जाएगी कि यहाँ जो आप निषेध कर रहे हैं ये, तो उस अवस्था में ये आजादी प्रत्यय पर रहते। मृष्टः में तस् प्रत्यय आजादी है क्या, नहीं है। तो मृष्टः में तस् प्रत्यय आजादी नहीं है तो वहां तो ये इष्टि लगेगी नहीं, वहां किंगतिचा ने अपना कार्य कर दिया, मृजेर वृद्धि से वृद्धि नहीं होने दी। हो गया। अब आ गए हम मार्जंती में। तो मार्जंती में हमने देखा कि ये ङित प्रत्यय है और आजादी भी है। तो ङित होने के कारण से किंगतिचा ने निषेध किया, किसका, गुण का निषेध किया किंगतिचा ने। अब मृजेर वृद्धि आया वृद्धि करने के लिए। ठीक है ना, तो ये जब इष्टि न हो तो उस अवस्था में मृजेर वृद्धि सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। मृजेर वृद्धि सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा। तो लगेगा तो परिमार्जंती ही तो बनेगा, परिमृजंती तो बनेगा नहीं, वृद्धि हो जाए। अब हमें बनाना है परिमृजंती भी। तो इष्टि ने जो कार्य किया है वो बता रहा हूं मैं। इष्टि ने क्या कार्य किया कि आजादी जहां प्रत्यय आएंगे जो कि कितने
होंगे उनमें से कुछ भी, अर्थात क्योंकि संक्रम शब्द आ रहा है ना, जहाँ गुण वृद्धि का निषेध हो रहा होगा, ऐसे अजादि प्रत्यय परे रहते इष्ट है। विकल्प से वृद्धि इष्ट है या विकल्प से वृद्धि का विधान किया जा रहा है? पहले से प्राप्त है वो विकल्प से की जा रही है, या कि प्राप्त नहीं है ऐसी विकल्प से की जा रही है इष्टि के द्वारा? प्राप्त है जो प्राप्त है। प्राप्त है, ठीक है ना, प्राप्त है उसका यहाँ पर विकल्प से विधान किया। तो विकल्प से विधान करने का अर्थ क्या हुआ? विकल्प से विधान करने का अर्थ ये हुआ कि ये जो किंगति च सूत्र निषेध कर रहा है गुण का या वृद्धि का, दोनों का, ये विकल्प से निषेध करेगा, ठीक है ना, ये विकल्प से निषेध करेगा यहाँ पर। अर्थात जिस पक्ष में हमने मृजेर वृद्धि सूत्र को लगा लिया और मृजेर वृद्धि सूत्र को वहां कहा गया है कि ये वृद्धि का, इसके गुण का भी ये अपवाद है, गुण के निषेध का भी अपवाद है, ये बात वहां भी कही गई है, ठीक है ना। नहीं तो वहां पर हम मार्ष्टी में चरितार्थ कर लें उसको, केवल मार्ष्टी में गुण की प्राप्ति हो रही है और वृद्धि कर दी उसने। मार्जंती में क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों प्रयास कर रहे हैं हम? सूत्र तो चरितार्थ हो गया ना मार्ष्टी में, लेकिन मार्जंती में भी तो कर रहे हैं वृद्धि यहाँ पर। तो मार्जंती में वृद्धि कर रहे हैं तो किस कारण से हम कर पा रहे हैं? किंगति तो रोक रहा है वहां पर, तो इसने कहा कि विकल्प से यहाँ पर रोकेगा, इसलिए रुकावट में विकल्प हो रहा है, प्राप्ति में नहीं, रुकावट में विकल्प हो रहा है। तो रुकावट में विकल्प हो रहा है, तो लघुपद गुणस्यापि अत्र प्रतिषेधः, लघुपद गुण जो प्राप्त हो रहा था उसका किंगतिचा ने निषेध किया और उस निषेध का यहाँ पर विकल्प हो गया, और विकल्प होने से एक पक्ष में वृद्धि हो गई और दूसरे पक्ष में न गुण हुआ न वृद्धि हुई, परिमृजंती परिमार्जंती, ये तात्पर्य है। क्योंकि उस सूत्र की रचना की ही इसीलिए गई है वहां पर, और ये तो जब निषेध करेगा तो उस अवस्था में तो वो सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि चरितार्थ तो मार्ष्टी में हो ही जाता है वो, क्योंकि मृजंती में तो हम तब लगाएं उसको जबकि सूत्र चरितार्थी ही नहीं हो पाया है अभी तक, ठीक है ना, कहीं उसको स्थान ही नहीं मिला लगने के लिए, वो तो मिल गया मार्ष्टी में, मार्ष्टी में मिल चुका है। अपि किसके लिए आचार्य? लघुपदस्य अपि, लघुपद गुणस्य अपि, हाँ, लघुपद गुणस्याप्यत्र प्रतिषेधः, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो वृद्धि का प्रतिषेध नहीं किया है विकल्प से करने का, वृद्धि को नहीं रोका जा रहा है विकल्प से करने के लिए, अपितु लघुपद गुण का जो निषेध हो रहा है यहाँ पर किंगतिचा के द्वारा, उसका विकल्प से प्रतिषेध है, उसको विकल्प से रोका जा रहा है। इष्टि में तो ऐसा है कि वृद्धि ही इष्यते, बस इतना मात्र कह दिया कि वृद्धि यहाँ पर इष्ट है, तो वृद्धि इष्ट है में दोनों पक्ष घट जाएंगे कि अब प्राप्ति में इष्ट है कि प्राप्ति में इष्ट है, यानी कि विकल्प इष्ट है, अब प्राप्ति में विकल्प इष्ट है कि प्राप्ति में विकल्प इष्ट है, दोनों ओर घट जाएगा, ये इष्ट होना तो दोनों ओर घट जाएगा ना। तो सूत्र तो निषेध कर रहा है, जिस सूत्र पर इष्टि आ रही है उस सूत्र का भी तो कोई कारण है, उस सूत्र पर ही क्यों दी है इष्टि, ये इष्टि वहां क्यों नहीं दे दी गई मृजर वृद्धि पर? वहां भी दे सकते थे ना, लेकिन यहाँ दी है क्योंकि ये संक्रम का विषय आ चुका है और संक्रम का विषय जुड़ा हुआ है किंगतिचा से, संक्रम से जो अर्थ निकल रहा है वो किंगतिचा से ही तो जुड़ा हुआ है, अर्थात गुण वृद्धि का निषेध कौन करता है? किंगतिचा। तब कहा कि आजादी प्रत्यय में आप विकल्प से निषेध करेंगे, नित्य निषेध नहीं करेंगे। तो जब निषेध करेंगे यहाँ पर विकल्प से, तो जिस पक्ष में इसने निषेध नहीं किया, होने दिया, तो उस अवस्था में अब हाँ गुण भी अगर प्राप्त होगा उगंत लघुपद से, तो वो वृद्ध गुण न होकर के मृजय वृद्धि वहां पर वृद्धि करेगा। और तुम क्या कह रहे थे अनमोल? अच्छा, कल जो ए ओ आई औ इन चार अक्षरों को स्वतंत्र एक एक ही है, ये कोई संयुक्त अक्षर नहीं है, ऐसी बात चली थी ना। तो इसका समाधान हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे जल और ओघ ऊर्ध्वरेजी से वृद्धि प्राप्त है, तो ये कहा पूर्व परयोह के अधिकार में होने से इन दोनों के स्थान पर एक ही होता है, ये एक शब्द ही उसको एक बता रहा है औ को,
ठीक है, तो तुमने उस कथन की पुष्टि ही तो कर रहे हो ना। हाँ एक होने की पुष्टि ही तो हो रही है ये। हाँ हाँ, तो ये बात सही है, बुद्धि का तुमने सही प्रयोग किया कि जब एकादेश कहा जा रहा है और हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप में वर्णेशु ये वर्णिक देशा वर्णांतर समानाकृतयः, ठीक है कि अन्य वर्ण की समान आकृति वाले हैं ये, लेकिन व्यवहार हम वैसा नहीं करेंगे। वहां पर हम व्यवहार वर्णांतर मान के नहीं करेंगे। वर्णांतर मान के करेंगे तो वृद्धि करने वाले सूत्र में फिर वो दो दो वर्णों का आदेश करना माना जाएगा। जब कहा जा रहा है एकादेश एक पूर्व परयो हो, तो एक कहाँ है, वो तो दो दो है। फिर अगर हम स्वतंत्र रूप से एक देश वर्णांतर आकृति वाले उनको हम भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में स्वीकार करेंगे तो दो दो वर्ण कहलाएंगे वो, ऐसा वहां भी नहीं कहा गया है। तो उस सूत्र से भी ये संकेत दिखाई देता है। और अपनी स्मृति के लिए कि तुमने ये अभी चिंतन किया, ये यहाँ पर लिख भी लो उसी काशिका की उसी पंक्ति पर, जिसे आगे याद रहेगा। ठीक है ना, कि देखो ऐसा किसी ने नहीं कहा था और मैंने ये सोचा है यहाँ पर, और वो ठीक भी है, ठीक भी है। क्योंकि देखो व्याख्याकारों की भी ये आवश्यक नहीं है कि वो हर तरफ बुद्धि उनकी चली जाए। भाई किसी की बुद्धि कहीं काम कर गई, किसी की कहीं काम कर गई, और समाधान तो अनेक निकल ही आते हैं। एक समस्या के समाधान अनेकों हो सकते हैं, और अनेकों समाधान दे करके हम उसको पुष्ट ही कर रहे होते हैं, तो और थोड़ा उसको संबल मिल जाता है। तो ये स्पष्टता हो गई कि हाँ, यहाँ पर संध्याक्षरों में व्यवहार एक वर्ण मान करके करना है, क्योंकि एक पूर्व प्रयोग सूत्र भी यही बता रहा है। क्योंकि वहां पर गुण भी आ गया, वृद्धि भी आ गई। वृद्धि में आई औ आ गए और गुण में ए आ गया और ओ आ गया। ठीक है ना, ये सब आ गए, और यही तो चार हैं संध्याक्षर, चारों आ गए। चारों में एक की निवृत्ति आ रही है, एक पूर्व प्रयोग, तो एकादेशी ही है ये, दो दो आदेश नहीं है। दो के स्थान में है लेकिन आदेश एक ही है। आचार्य इको गुण वृद्धि, इसमें जो मेद्यते आया था उसको हम मेद्यते किए थे, वहां मेद्यते भी हो सकता है ना, मेदेर गुणा से शित प्रत्यय परे है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अन्य पुस्तकों में जहाँ जैसा पाठ मिल रहा है, क्योंकि इसमें छपाई में तो अशुद्धियां बहुत सारी मिल सकती है यहाँ पर, तो उसके आधार पर हम एक रूपता मान करके, अगर कहीं संभव है एक रूपता करना तो उसको ऐसे कर लेंगे। तो अन्यत्र जैसा हमें दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हम इसकी एक रूपता देखें तो नीचे व्याख्याओं में जो पद्मंजरी और न्यास इत्यादि में, वहां अगर वैसा हमें दिखाई दे रहा है मेद्यति, तो उसके अनुसार बना सकते हैं, एक रूपता हो जाएगी। बन तो यहाँ सकता है टिप्पणी में लिखा है नीचे, टिप्पणी में यहाँ लिखा है कि मेद्यते यदि प्रायिकः पाठः। हाँ, तो प्रायिकः का अर्थ हो गया क्या, अधिक पाठ होना या कम होना? कम। प्रायः अधिक अधिक। अच्छा, मान लो कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है ना, साल में एक बार आ गया, एक ऐसा है जो 2-3 साल में एक आध बार आता है, तो ये हमारे यहाँ प्रायः आते हैं। तो प्रायः आते हैं 365 दिन में एक बार आ गए, ठीक है ना, प्रायः हो गया। अरे 365 दिन में जो उसका आधा बनता है कितना कितना बनता है, 157। उससे अधिक बार आने चाहिए ना। तो प्रायः का तात्पर्य है कि मैं संध्या कर लेता हूँ। क्या आप संध्या करते हैं रोज? प्रायः कर लेता हूँ। अब प्रायः का अर्थ वो क्या ले रहा है कि हाँ, महीने में एक आध बार तो कर ही लेता हूँ मैं, है? अरे सप्ताह में कम से कम 4 बार तो करो। लेकिन सप्ताह में अगर 4 बार करेगा तो पता है क्या उत्तर देगा? हाँ, दैनिक दैनिक करता हूँ। वो जो 2-3 दिन नहीं किया ना, उसको वो नहीं, उसको मान किया है मैंने ऐसा मान करके उत्तर दे देगा।
तो देखो व्यवहार के प्रसंग के ऊपर है कि प्रायः का अर्थ कभी किसी रूप में लेना होता है, कभी किसी रूप में लेना होता है। मैं कभी कभी विदेश की यात्रा कर लेता हूँ, हाँ प्रायः कर लेता हूँ। कितना करते हैं? जितना अपने देश में करते हैं उतना करेंगे क्या? ऐसे ही बोल देते हैं लोग। और आचार्य जी इसमें आया था ना रोरवीति, वो रोरवीति जो ईडागम है, यंगोवा से ही ईडागम होगा वहाँ। तुरुस्तु शम्यम सार्वधातु कैसे में रू धातु है तो वहां पर नहीं, तू वो रू तुरुस्तु शम्यम सार्वधातु के ऊपर यंगोवा वो विकल्प से करता है, उसमें उदाहरण ये आया है। और ऊपर से नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु के, पिति सार्वधातु के भी आ रहा है। तो तुरुस्तु समय में है सार्वधातुके में नहीं है अनुवृत्ति बाकी? हाँ नहीं। तो उसके उदाहरण में क्या दिया है? रू धातु का। और सार्वधातुक भी होना चाहिए जी, है ना। तो रुस्तु शमी, तुरुस्तु शम्य महा सार्वधातुके, तो सार्वधातुक भी हो। और रू धातु का हमें उदाहरण देखना है, तो सार्वधातुक में कहाँ देखेंगे? इसमें रू का उदाहरण है उपरवीति उपरवती। हाँ, वा का है उपरवीति उपरवती। यंगोवा में इसका उदाहरण है। अच्छा, यंग की अनुवृत्ति नहीं है, ऐसा बोलो। इसमें नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो यंग की अनुवृत्ति नहीं आएगी। वहां अन्य सार्वधातुक को सामान्य रूप से जो मूल धातु है उसके रूपों में ले लेंगे। ठीक है, वो तो सभी यंगन धातुओं के लिए लग जाता है यंगोवा, तो उसमें किसी धातु विशेष का नाम नहीं दिया गया है। चलो तो आगे देखते हैं। अब कल हो गया था ये दीधी बेबी टाम। अब ये जो गुण और वृद्धि का जो विषय था, ये तो दीदी बेबी टाम यानी कि 6 सूत्रों तक आकर के समाप्त हो गया। अब ये एक अलग प्रकरण बन गया, ठीक है ना। संज्ञा भी आ गई इसमें, और कहाँ ये निषेध होता है विधि करते समय वो भी बता दिया। यद्यपि निषेध का विषय विधि सूत्रों से जुड़ेगा, निषेध संज्ञा का निषेध नहीं कर रहे वो, कि वृद्धि संज्ञा नहीं होती है, गुण संज्ञा नहीं होती है, ऐसा नहीं कह रहे निषेध करने वाले सूत्र। न धातु लोप से प्रारंभ हुआ था ना निषेध, तो ये निषेध जुड़ेगा विधि सूत्रों के साथ में, कि जहाँ विधियां की जा रही हैं गुण और वृद्धि करने की, वहां पर ऐसी ऐसी स्थिति में निषेध हो जाएगा। तो 2 संज्ञाएं निकल गई हमारी। अब तीसरी संज्ञा आई, उसका सूत्र है हलोनंतराः संयोगः। और अब यहाँ जो शब्द आ रहा है अनंतराः, तो अंतर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जिस अर्थ में लिया गया है वो किस अर्थ में लेंगे हम? जैसे छिद्र होता है ना किसी वस्तु में, छिद्र कर दिया हमने तो क्या हो गया उसमें? वो अंतर आ गया ना, छिद्र हो गया, जगह खाली हो गई उतनी। और हलों के विषय में कहा जा रहा है कि हल कैसे होने चाहिए। या हल में ये भी ध्यान रखना है कि जाति में बहुवचन है, जाति में एक वचन का भी प्रयोग होता है, जाति में बहुवचन का भी प्रयोग होता है। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, मतलब अर्थ जाति ही लेना है, और जाति में बहुवचन है, क्योंकि अगर हम व्यक्ति में बहुवचन मानेंगे तो फिर कम से कम 3 हल होंगे तब ये संयोग संज्ञा करेगा, और हम 2 हल की भी कर लेते हैं। तो 2 हल में कैसे घटेगा बहुवचन? जाति पक्ष मान करके, ठीक है। 2 है वो भी जाती है। अब कोई कहेगा फिर एक भी ले लो ना, एक हल वो भी जाती है, एक हल की भी करेंगे फिर संयोग संज्ञा। चलो करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अनंतर शब्द भी घटाओ उसमें। जब एक ही बोल दिया तो व्यवधान कहाँ से आ जाएगा उसमें? अनंतर तो निरर्थक हो जाएगा बिल्कुल ही। तो अनंतर कह करके कम से कम 2 तो लेने ही पड़ेंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि अंतर शब्द का यहाँ पर हो गया छिद्र अर्थ,
तो न विद्यते अंतरम येषाम, अर्थात जो छिद्र से रहित हैं, ऐसे हल। तो बहुरी समास इस तरह से कर लेंगे। तो भिन्न जातीय ही अजभी ही अव्यवहिता। अब जो व्यवधान डालेंगे वो भिन्न जातीय होंगे। भिन्न जातीय हल से भिन्न जातीय होता है अच, तो अचों से जो अव्यवहित हैं। श्लिष्टोच्चारिता, और बिल्कुल एक साथ जिनका उच्चारण होगा, अर्थात बीच में अर्धमात्रा का भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी पाठ करते हैं छांदस से अलग अलग करके, तो अवग्रह अर्थात अर्धमात्रा काल तक रुक करके इति लगाते हैं, जैसे इति लगा करके और फिर पूरा बोलते हैं, तो उन पाठों में अर्धमात्रा का विधान मान करके फिर पाठ करते हैं। तो उस अवस्था में ये नहीं लगेगा सूत्र, अर्थात श्लिष्ट उच्चारित होने चाहिए। श्लिष्टोच्चारिता हलः संयोग संज्ञा भवन्ति। संयोग संज्ञा भवन्ति, संज्ञाएं कितनी है यहाँ पर? संयोग एक ही तो है। और ये क्या क्या लिख रहे हैं? संयोग संज्ञा भवन्ति या होना चाहिए या भवति? क्यों ख्याति? संयोग संज्ञा तो एक है ना, तो भवति होना चाहिए या भवन्ति? संयोग में भवन्ति। संयोग में वर्ण जो है बहुव्रीहि समास। पूछा उसको बोलने तो पहले। हाँ, क्या होना चाहिए? संयोग संज्ञा ऐसा है, भो भगो अगो पूर्व से योष्टि। तो संयोग संज्ञा तो एक है ना, संयोग संज्ञा होती है। बहुव्रीहि समास करके। हाँ, ये उत्तर हुआ ना, बहुव्रीहि समास करके। विसर्ग है नहीं है उसको छोड़ो, विसर्ग तो आ ही जाएगा जब बहुव्रीहि समास बनेगा। विशेषण तो विशेष का ही तो वचन लेगा फिर वो, लिंग और वचन। तो संयोगः संज्ञा येषाम, अब वो कौन है? वो है अव्यवहिता हलः। ठीक है, वो बहुत सारे हैं तो भवन्ति। समुदायः संजी, अब जब संज्ञा कर दी गई, मान लो 2 हल लिए हमने या 3 लिए संज्ञा की, तो पूरे समुदाय करेंगे क्या एक एक की अलग अलग करेंगे? तो कहा नहीं, पूरे समुदाय की ही होगी। जातौ जयदम बहुवचनम, ये बता दिया। तेन, जाति मानने से लाभ क्या हुआ? तेन द्वयोर बहुनाम से संयोग संज्ञा सिद्धा भवति। व्यक्ति पक्ष में मानते तो नहीं हो पाता। और ये प्रत्याहार सूत्रों में चर्चा हुई थी ना कि दोनों प्रकार से व्यवहार चलता है। कहीं जाति पक्ष मान करके समाधान होते हैं, कहीं पर व्यक्ति पक्ष मान करके समाधान होते हैं। और लोक व्यवहार में भी ये दोनों बातें घटती हैं, व्यक्ति पक्ष भी मान करके व्यवहार होता है, जाति पक्ष मान करके भी व्यवहार होता है। किसी ने पूछा कि आपने अमुक नामक कोई पशु है कि देखा है? कि हाँ देखा है मैंने। तो वो जाति पक्ष मान करके उत्तर दे रहा है या व्यक्ति पक्ष मान करके? व्यक्ति व्यक्ति पक्ष मान करके। तो उस पशु की आकृति वाले जितने भी पशु हैं, व्यक्ति 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 मान के उत्तर दिया ना उसने, तो सारी व्यक्तियों को देखा है उसने। किसी ने घोड़े को देख लिया तो किसी एक घोड़े को देखा है या सारे जितने व्यक्ति हैं सबको देखा है? पूरे विश्व के घोड़ों को एक को ही देखा है उसने। और एक को देख करके उसने कहा कि हाँ मैं अश्व को जानता हूं, मैंने देखा है। क्या कहा जाएगा? इसको जाति पक्ष बोलेंगे। जाति मान करके उसने उत्तर दिया है कि घोड़ा जाति है, क्योंकि बिना व्यक्ति को, देखो जाति का आधार तो व्यक्ति ही होता है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। जाति का उत्तर कोई देगा तो व्यक्ति पर ही तो आधारित है, वो जाति रहती तो व्यक्ति में ही है। अगर एक भी व्यक्ति को नहीं देखा उसने तो वो ये वाक्य बनेगा ही नहीं। वो कह ही नहीं सकता कि मैंने अश्व को देखा है। ये बोलेगा तभी कि व्यक्ति को देखा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसने एक को देख करके और अश्व को देखा है ऐसा बोल रहा है,
एक तो होता है मैंने अमुक अशु को देखा है, जैसे किसी पुरुष की बात आई, पुरुष को देखा है, एक तो ऐसे उत्तर दिया कि हाँ पुरुष को देखा है, एक नाम लेकर के बोला कि आपने ये जो तत्व को देखा है कि हाँ देखा है, इसे कहते हैं व्यक्ति पक्ष। तो दोनों प्रकार से व्यवहार होता है। तो उदाहरण दे दिया, अग्नि, ये सब आ चुके हैं, पीछे सब पता ही है आप लोगों को कि अग्नि रीति गनऊ, यहाँ ककार नकार दो हैं ये, अश्वैति शबऊ कर्णयति रणऊ, इंद्रश चंद्रो मंद्र इति नदराह, 3 हो गए, पुष्टरो राष्ट्रम भ्राष्ट्रम इति षटराह, यहाँ भी 3 हो गए, तिलान स्त्रियावपति, नकार सकार तकार रेप यकार, कितने हो गए? 5। और इसी में अगर हम धुटागम और कर दें तो हैं, किससे धुटागम किससे होगा? ढासी धुट के आगे नश्च, तिलान नकार आ रहा है ना, तो धुटागम का धकार और बढ़ा दो, तो नकार के आगे एक तकार और जुड़ जाएगा ना, खरीजे लगा करके, तो नकार तकार सकार तकार रकार रेप और यकार। अब ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये दिखाया है कि देखो 1 2 हो या 2 से अधिक हो, ठीक है ना, जाति में बहुवचन माना ही गया है तो सभी की, और वो भी समुदाय के रूप में होगी, ठीक है ना। अब समुदाय के रूप में होने पर भी देखो, हम जैसे प्रथम वृत्ति में देखा होगा, कभी कभी इसको संयुगाद्योर अंत्य च सूत्र लगाया है, मान लो 2 सकार आ रहे हैं, या आगे एक और है हल, तो हम उसको 2 बार लगाते थे ना, 2 बार लगाते थे ना, कि एक बार इससे ये वाला सकार हटा, अब दूसरी बार में ये हट गया, या अन्य कोई वर्ण है, सकार नहीं है तो ककार है, 2 ही तो लेता है इसको संयुगाद्योर अंत्य च। सकार का उदाहरण में आया था शायद। तो वहां पर एक के हटने के बाद अब हम संयोग संज्ञा दोबारा करेंगे, जो बच गए हैं वो उनकी, ठीक है ना। कोई कहे कि नहीं समुदाय संजी था, आपने एक हटा लिया, अब तो चरितार्थ हो गया संयोग शब्द, अब दोबारा थोड़ी बोला जाएगा, नहीं, हम फिर दोबारा कर लेंगे संयोग संज्ञा। तो कहने का तात्पर्य जितने हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे एक लोप करने के बाद हो या प्रारंभ में ही, उस पूरे समुदाय का नाम संयोग होता है। अब पदकृत्य आया हलयति किम, सूत्र में हल का उच्चारण किया है, हलह हटा दें तो क्या सूत्र बनेगा? अनंतराह संयोग। तो फिर तो स्वर भी आ जाएंगे, नहीं कोई भी वर्ण हो, व्यवधान नहीं होना चाहिए उसमें, व्यवधान होगा विजातीय का, भिन्न जातीय का, भिन्न जातीय का विधान होता है ना, लेकिन वहां पर किसी का नाम ही नहीं लिया गया, केवल कहा कि अनंतराह, व्यवधान रहित होना चाहिए, ठीक है, हम स्वरों को भी ले लेंगे अब। तो तितऊ में अ उ, भिन्न जातीय बीच में कोई भी नहीं है ना, लेकिन स्वर आ रहे हैं, ये अव्यवहित 2 स्वर आ गए। अब यहाँ संयोग संज्ञा हो जाएगी इनकी भी, तो संयोग संज्ञा होने से हो क्या जाएगा इसमें, ये बताओ मुझे जरा। तितऊ में आगे लिखा है देखो, संयोगांत से लोप की लोप स्यात्, तो किसका लोप करेंगे तितऊ में? किसका लोप करेंगे? उकार का लोप कर लेंगे, क्योंकि आ और उ 2 का नाम हो गया संयोग, और संयोगांत से लोप है, समास किया है ना, तितऊ का छत्र के साथ में समास किया है। क्या होता है तितऊ? छलनी, है छंद, छलनी, छलनी, छालनी, चालनी, जो भी शब्द बोलो, जिसे आटा छानते हैं या अन्य कोई छानते हैं कोई वस्तु, है बड़े बड़े मंदिरों में जब रेजगारी चलती थी, रेजगारी जानते हैं? रेजगारी रुपए से छोटे जो सिक्के होते थे, तो अब तो चलते नहीं ना, अब तो 1 रुपए से कम तो होता भी नहीं, और 1 रुपया भी उसका भी कोई महत्व नहीं रहा है। अब 10 रुपए से कम का तो कोई महत्व नहीं है देखा जाए तो, है ना। सामान खरीदो कहीं से तो 1 रुपए का मिलता है कुछ, क्या हो सकता है कोई छोटी मोटी टॉफी मिल जाए बच्चों की चूसने वाली। तो जिस बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ चढ़ावा आता था पहले, तो सिक्के बहुत डालते थे लोग, तो उसमें 4 आने और 8 आने और ये सब होते थे ना, अलग अलग साइज अलग अलग होते थे। अब इतने सारे ढेर आते थे वहां पर, तो कैसे उनको बीना जाए, तो उनके लिए फिर चालनियां बनाई गई, इस तरह की चालनियां कि जैसे 4 आने वाली चौहन्नी जिसको बोलते थे ना, चवन्नी, वो कुछ छोटे आकार में होती है, और जो 8 आने 50 पैसे वाली अठन्नी वो कुछ बड़े आकार में होती है।
तो छान लिया उसको, बड़ा सा चलना लगाया, ऐसे करके लोगों ने मिल करके छाना उसको, तो वो छोटे छोटे नीचे गिर जाते थे। तो देखो गिनती जरा देर में हो गई उनकी अलग से। और फिर गिनती भी ऐसे नहीं 1 2 3 4 करके, मान हमने 10 से उठा के गिन लिए और उनको तोल लिया, इतने हैं ये। एक औसत निकल आया कि 10 सिक्कों में इतना भार होता है, और पूरा समूह 1 क्विंटल 2 क्विंटल तोल लिया और उससे पता लग गया। ऐसे गिनती होती थी। तो चालनी को बोलते हैं, तितवनादि का सूत्र पढ़ा होगा या सुना होगा, अभी पाठ तो नहीं हुआ है। तनोतेर डऊ, तन धातु से डऊ प्रत्यय, तो डित होने से तन के टी भाग का लोप हो जाएगा, और साथ में सूत्र पूरा है तनोतेर डऊ सनवच्य, सन के समान माना गया डऊ को, तो द्वित भी करेंगे। तो ती तऊ यह है मूल शब्द, वेद मंत्र में आता है ना। कौन सा है बताओ? बोला तो है मैंने, सुनाया है आप लोगों को। कौन सा मंत्र है? सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। वेदवाणी से संबद्ध है ये मंत्र। तो वेदवाणी जो है ये हमारे लिए चलनी का, तितौ का काम करती है? तो विद्वान पुरुष क्या करते हैं? छान लेते हैं, ठीक है ना। ज्ञान और अज्ञान की चलनी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। हम तुरंत छान करके और ज्ञान ग्रहण कर लें, अज्ञान को फेंक दें उठा करके अलग से छान करके। तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। सत्तु में वो तितवना, जैसे सत्तु को छानते हैं, सत्तु को छानते हैं तो नीचे वाला भाग जो गिरता है चलनी में से, वो क्या वो ग्रहण करने योग्य होता है, या जो ऊपर रह गया वो ग्रहण करने योग्य होता है? नीचे वाला। और दाल को छानेंगे या गेहूं को छानेंगे तो नीचे वाला भाग ग्रहण करने योग्य होता है ऊपर का? ऊपर का। चलो, तो तितौ छत्रम, ये संयुगांत लोप की प्राप्ति हो जाती। अनंतरा इति किम, अब अनंतरा हटा देंगे तो अर्थ क्या बनेगा सूत्र का? हलह संयोग, भाई जितने भी हल है उन सबकी संयोग संज्ञा होती है, तो एक एक करके भी हो जाएगी फिर तो, ठीक है ना। कि ककार क्या है? संयोग। पकार क्या है? संयोग, ठीक है। तो क्या होगा? पचति पनसम, पचति पनसम। अब यहाँ जो पनसम जो शब्द है, तो पनसम में सकार दिखाई दे रहा है ना हमें। देखो पकार भी इसमें संयोग है, नकार भी संयोग है, सकार भी संयोग है, और अंत में मकार भी संयोग है, ठीक है ना। तो शब्द क्या है? पनस, कितना ले लो। तो इसको हो संयोग आदि और अंतेच, ठीक है ना। संयोग के आदि में अब आदि और अंत क्या है यहाँ पर? कहीं भी मिल जाओ, सब जगह संयोग ही संयोग दिखाई दे रहा है हमें तो, प्रत्येक वर्ण, तो कहीं भी लोप कर देगा ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अनंतरः तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बिना उसके तो अर्थ ही नहीं बनेगा। संयोग प्रदेशाः संयोगान्तस्य लोपः इत्येवम् आदयः। आगे मुख नासिका वचनोनुनासिकः। मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, मुख सहित नासिका, ठीक है ना। ये यहाँ पर उसकी व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं ये, क्योंकि यदि यहाँ पर हम द्वंद्व करें पहले कि मुखम च नासिका च ऐसे करके, तो द्वंद्व कौन सा माना जाएगा? ये प्राण्यंग है ना, ये द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगा नाम, तो समाहार द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व होगा तो नपुंसकलिंग माना जाएगा, नपुंसकलिंग होगा तो नासिका को ह्रस्व हो जाएगा, तो मुख नासिक ये शब्द बनेगा। फिर वचन शब्द के साथ में समास करेंगे तो सूत्र क्या बनेगा? फिर मुख नासिक वचन है, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो पता लग ही रहा है कि यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं किया गया है, इसलिए फिर विग्रह दिखाया उसका कि ये उत्तर पदलोपी तत्पुरुष समास मान करके चलेंगे कि मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, तो सहित शब्द बढ़ाया गया ना, इसका उत्तर पद का लोप कर दो। अब सूत्र समास के ढूंढने के लिए परेशान मत होना है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र कर्तरीकरण कृता बोलम बैठा हुआ है,
वो सारी समस्याओं का हल कर देता है समास करने के लिए। या फिर मयूरवंश का देश से मान लो, ठीक है ना, तो समास तो इस तरह से हो जाएगा, मुख सहिता नासिका मुख नासिका, अर्थ भी स्पष्ट हो गया। अब वचन में जो शब्द आ रहा है यहाँ पर कर्म में लिट प्रत्यय उच्चार्यते, ठीक है ना, जिसका उच्चारण किया जाता है वो वचन हो गया, उच्यते उच्चार्यते। तो वही आगे लिखा है कि तया तया य उच्चार्यते, मुख सहिता नासिका मुख नासिकया य उच्चार्यते वर्ण सो अनुनासिक संज्ञो भवति, उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। आगे उदाहरण दे दिया है तो आंगो अनुनासिक छंदसी, मुख नासिका में तृतीय समास करेंगे तो मुखे न नासिका मुख नासिका, फिर मध्यम पद का लोप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तृतीया समास में एक प्रधान हो जाता है, फिर एक अप्रधान हो जाता है। यहाँ दोनों का महत्व बराबर है, यहाँ दोनों का महत्व बराबर है, तो सहित शब्द बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, मुख सहिता नासिका मुख नासिका, और मुख के साथ नासिका, तो कौन प्रधान हुआ, पुत्र के साथ पिता आया, नासिका बराबर। तो जो सह के योग में जो आता है शब्द इसमें तृतीया रखते हैं हम, वो अप्रधान कहलाता है, तो ऐसा नहीं। चलो, तो अभ्र आ अपह गभीर आ उग्र पुत्रे चन आ इंद्र, ये सब उदाहरण तो प्रथम वृत्ति में आ ही चुके हैं। तो अनुनासिक आदेश जब करेंगे आ को, तो आ ऐसे करके मुख और नासिका से दोनों से बोला जाएगा। यहाँ देखो तीन पक्ष वैसे माने गए हैं अलग अलग, और उसमें एक पक्ष तो ये रहता है कि ये जो शब्द है ना अनुनासिक, तो यहाँ ये भी विचार करना होता है, क्योंकि संज्ञाएं जब बड़ी होती हैं तो अनवर्थ तो होती ही हैं, ठीक है ना। तो अनु मुख शब्द नहीं है सूत्र में, क्या है, अनु नासिक। अब अनु हम दोनों तरफ घटा सकते हैं, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे पश्चात, अनु पश्चात। अब पश्चात के आगे किसके पीछे, तो किसके पीछे में हम नासिका को भी ले सकते हैं, क्योंकि नासिका दिखाई दे रहा है हमें शब्द में, है अनु पश्चात नासिकाया, नासिका के पीछे, यानी पहले नासिका से बोला फिर मुख से बोला, ऐसा। या हम यूं बोले कि अनु पश्चात मुखस्य, मुख के पीछे नासिका, मुख का अध्यार किया अर्थ खोलने के लिए, ठीक है ना। तो अनु पश्चात मुखस्य नासिका, यही वास्तव में अर्थ है इसका, कि अनु पश्चात मुखस्य नासिका व्याप्रियते यस्मिन, मुख से उच्चारण किया और नासिका भी उसमें व्यापृत हो गई जिस वर्ण में, उसका नाम होता है अनुनासिक। और यदि वैसा करना चाहें तो कर सकते हैं कि नासिकाया वा, यानी कि अनु अर्थात अनु पश्चात नासिकाया मुखम व्याप्रियते यस्मिन, क्योंकि गले के छिद्र पर पहुंच जाओ, अंदर से जब वायु आई और हमने यम गणनम सूत्र बोला, तो उस अवस्था में वायु तो अंदर से ही आनी है, और सबसे प्रथम वायु जहां मुख में प्रवेश करती है उसका मुख्य बिंदु जहां पर है, जहां मुख में प्रारंभ होती है प्रवेश करना, वो कंठ ही तो होता है। और कंठ पर ही देखा होगा शरीर रचना में कि नासिका की ओर भी द्वार वहीं से जा रहा होता है, जो नली है वहां पर वो नासिका की ओर भी जा रही होती है, तो वायु तो वहीं से दो भागों में बट जाएगी ना, नासिका में भी और मुख की ओर भी। तो कौन पहले और कौन पीछे, समान रूप से बटी है दोनों ओर, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। अब रही बात की प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहार रूप में हम देखें, तो जैसे हमने उच्चारण किया माँ, तो माँ का उच्चारण करते समय अगर हम ये मानते हैं कि पहला वाला भाग नासिका से बोला हमने, ठीक है ना, मुख बाद में व्यापृत हुआ, तो बाद में व्यापृत हुआ पहला भाग नासिका से बोला, तो माँ में पहला वाला भाग तो नासिका से निकले, और बाद में फिर केवल वायु मुख से ही निकलते रहनी चाहिए, जैसे माँ ऐसे होना चाहिए,
लेकिन जब माँ बोलते हैं तो माँ कैसा लग रहा है? नासिका से निकल रही है नहीं ध्वनि, वायु साथ में निकल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले नासिका से बोला और फिर मुख से, और बाद में भी नासिका से ध्वनि निकलती रहती है, तो उससे अगले वाले वर्ण पर भी कभी कभी प्रभाव पड़ जाता है। अगले वाले वर्ण पर भी कभी कभी प्रभाव पड़ जाता है। जैसे हमने बोला माता के लिए माँ बोल दिया। अब माँ में दो वर्ण है कि नहीं है? एक मकार है और एक आकार है, ठीक है ना? तो मकार बिना स्वर की सहायता के तो बोल नहीं पाएंगे, फिर तो ओष्ठ बंद करके बोलेंगे तो केवल नासिका से ही ध्वनि निकलनी है। अब तो जैसे ओम बोला था उस दिन दिखाया था ना, ओम बोल करके। लेकिन जब आकार उसमें जोड़ेंगे तो आ तो अनुनासिक नहीं है ना, तो माँ माँ ऐसे बोलते हैं या माँ, तो अगले वर्ण पर भी प्रभाव पड़ गया। ये उसकी छाया होती है एक प्रकार से, उसका प्रभाव अगले वर्ण पर भी पड़ता है। ये संधियों के नियम भी इसी आधार पर कार्य करते हैं। यरो अनुनासिक अनुनासिक जो सूत्र है ना, अगर यहाँ घटाएंगे ये सारी बातें तो प्रभाव ही हो रहा है। ये उस प्रभाव को सूत्र ने यथा स्थिति में बदल दिया। क्या प्रभाव मत मानो, हम वास्तविकता में वो वर्ण ही बदल देते हैं आपका, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सी संधियों के नियम इस आधार पर कार्य करते हैं। तो अब जो कह रहा था मैं कि यहाँ पर जो तीन पक्ष माने जाते हैं कि पूरा वर्ण जिसको हम अनुनासिक बोल रहे हैं, कि यदि हम ये माने कि मुख से और नासिका से दोनों से मिला करके बोला समान भाग में, एक तो ये पक्ष। दूसरा ये है कि पहला भाग हमने मुख से बोला, दूसरा नासिका से बोला। इसी को उल्टा कर दें कि पहला भाग नासिका से बोला और दूसरा मुख से बोला। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हम जब परीक्षण करते हैं तो वहां जैसा मैंने अभी बताया था कि हमें कैसा लगता है, यहाँ पर क्या अनुभव होता है। अगर सूक्ष्मता में जाएं तो अनुनासिक वर्ण बोलते समय क्या अनुभव होता है? ऐसा लगता है कि हमने प्रारंभ तो किया था मुख से, लेकिन बाद में नासिका भी उसमें समाविष्ट हो चुकी है और वहां से ध्वनि निकल रही है लगातार, ठीक है ना? और उसका प्रभाव अगले वर्ण पर भी जाकर के पड़ जाता है, अगले वर्ण पर भी पड़ जाता है। तो यही पक्ष मान करके यहाँ पर हम चलेंगे। तो मुख सहिता नासिका, मुख नासिका ये हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठाएगा कि मुख ग्रहणम किम, तो सूत्र क्या बनेगा फिर? स्पष्ट है कि नासिका बचना ही बनेगा। नासिका से जो वर्ण बोले जाएंगे उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। तो अकेले नासिका से किसको बोलेंगे हम? क्या यमगणनम जो है ये अकेले नासिका से बोल पाएंगे? केवल अनुस्वार ही ऐसा है जो अकेले नासिका से निकलता है। अनुस्वारस्यैव हि स्यात्, अनुस्वार की अनुनासिक संज्ञा होने लगेगी जो कि अयुक्त है, ठीक है ना? वो तो अनुस्वार है ना, उसको नहीं कहेंगे अनुनासिक। क्यों? क्योंकि मुख से उसका उच्चारण नहीं होता। और नासिका ग्रहणम किम, फिर तो जितने व्यंजन हैं सारे यमगणनम के अतिरिक्त क च ट त प इत्यादि, तो सभी की अनुनासिक संज्ञा होने लगेगी। सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी फिर तो। तो ये तात्पर्य है। अनुनासिक प्रदेशाः आंगो अनुनासिक छंदसी इत्यादि सूत्रों में अनुनासिक नाम लेकर के विधि सूत्रों में कार्य किया जाएगा। इत्येवम् आदयः। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य शब्द सदृश पर्याय। ये क्यों खोलना पड़ता है इनको कहीं कहीं पर? जैसे पीछे अंतर अनंतर शब्द को बोला, कि जो अनंतर शब्द है वहां पर भी उसका अर्थ क्या बताया था? इनके अव्यवहित करके खोला ना, अव्यवहिता। ऐसे यहाँ पर भी तुल्य शब्द का अर्थ क्या होगा? सदृश, समान। अब प्रश्न ये उठेगा कि तुल्य के हम जब व्युत्पत्ति करते हैं तो तुलया सम्मितम तुल्यम, भाई तराजू से पहले हमने बराबर तो कर लिया, तराजू से बराबर करेंगे तभी तुल्य बोलेंगे।
तो ठीक है, जो वस्तुएं तोल करके व्यवहार में प्रयोग की जाती हैं वहीं पर तुल्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यत्र कैसे करेंगे। लेकिन जैसे बहुत से शब्द हैं, प्रवीण किसको बोलते हैं हम? पारंगत। निपुण। निपुण को। तो यही अर्थ है क्या प्रवीण का? भाई वीणा बजाने में जो कुशल है, जो निपुण है, वो हुआ ना प्रवीण। और कुशल वो कह दिया, तो कुशल भी वो है जो कुश लाने में है कुश लाता है जो, ठीक है ना, कुश घास को काट करके जो ला सकता है वो कुशल हुआ। तो ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ये ठीक है कि उत्पत्ति के समय उनका विधेय कुछ और था, लेकिन इतनी व्यापकता उन्होंने धारण कर ली कि एक उसमें से भाव रूप अर्थ को लेकर के सामान्य रूप से वह उस जैसे अनेक अभिधेयों में प्रयुक्त होने लगे। ऐसे ही तुल्य शब्द है। समानता तो रहेगी थोड़ी। जैसे कुशल शब्द जिस अर्थ को बोल रहा है कि कुश को ला रहा है जो वो कुशल है, तो वहां पर भी तो सावधानी ही देखी जाती है, नहीं तो हाथ काट लेगा कोई भी। अगर अनाड़ी व्यक्ति को कहा जाए कुश ले आओ काट करके, तो अपने हाथों को घायल कर लेगा वो। ऐसे ही वीणा हर कोई नहीं बजा सकता। तो जैसे वहां पर एक कुशलता दिखाई दे रही है, सावधानी करने पर ये कार्य हो पाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर कि तुल्य का व्यवहार हमने किया कि तराजू के दोनों पलड़ों में जो वस्तु बराबर हमने देख ली, इधर भार भी उतना ही है, वस्तु भी उतनी ही है, और उसका तुल्य शब्द से प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर के अर्थ क्या निकला कि ये भी समान है, ये पलड़ा, ये भी समान है। अब समान शब्द को ले लिया, उसमें से पकड़ लिया। अब जहां जहां समानता दिखाई दी वो सब जगह समान तुल्य शब्द का प्रयोग होने लगा, इसलिए सदृश का पर्यायवाची बन गया ये। तो हमें लेना है सदृश अर्थ। आस्य शब्द में आस्य भवम आस्यम। तो आस्य किसको कहते हैं? मुख को। तो मुख ठीक है, मुख ले लिया हमने। लेकिन यहाँ जो व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, आस्य भवम, भव अर्थ लेते हुए, और फिर बाद में आस्य ही बना अंत में जाकर के, तो उसको तो कर ही लोगे ना भाई। यह प्रत्यय आएगा, यह से पीछे लगाएंगे, फिर यह कार का लोप कर देंगे, रहेगा तो आस्य का आस्य ही, लेकिन अर्थ बदल गया है। पहले आस्य का अर्थ था मुख, अब आस्य का अर्थ है मुख में होने वाला। ये अंतर आ गया। तो मुख में होने वाला, यहाँ वर्णों की बात चल रही है, सवर्ण संज्ञा की जा रही है, तो क्या लेंगे यहाँ पर? मुख में तो हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन भी होता है, वो नहीं लेना है। तालु आदि स्थानम, ये यहाँ पर लेने हैं प्रसंग के आधार पर। तो तालु आदि स्थान अर्थ किसका हुआ? आस्य का। अब आस्य का अर्थ मुख नहीं है, ध्यान रखना। आस्य का अर्थ है तालु आदि स्थान। अब समास कर लो। आस्य का प्रयत्न के साथ में समास हो जाएगा। तो पहले तो प्रयत्न शब्द को ही खोला है इन्होंने, प्रयतनम, प्रयत्न ल्युट करके, और नंग प्रत्यय दिखाया है, यानी कि नंग प्रत्यय ल्युट के अर्थ में ही हुआ है, ठीक है ना, भाव में। यज याच सूत्र से नंग प्रत्यय करके बनता है ना यत्न, तो प्रयतनम प्रयत्न। और वो प्रयत्न कौन सा लेंगे यहाँ पर? आभ्यंतर। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं ना वर्णोच्चारण में, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य क्यों नहीं ले रहे हैं? आभ्यंतर ही क्यों लेंगे? मुख के अंदर है इसलिए आभ्यंतर। उसके अंदर है ऐसे मत बोलो। इस उच्चारण के जो स्थान है, हमने आस्य का अर्थ क्या लिया? तालु आदि स्थान। तो तालु आदि स्थान में कौन सा प्रयत्न होगा वो देखना है हमें। तो तालु आदि स्थानों में बाह्य प्रयत्न नहीं होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। बाह्य कहाँ होता है? मुख के बाहर, ओष्ठ आदि। बाह्य प्रयत्न ओष्ठ आदि। तो ओष्ठ तो मुख के अंदर हो गया। उच्चारण का स्थान ओष्ठ मुख के बाहर है या मुख के अंदर है? हास्य का अर्थ किया हमने आस्य भवम,
तालु आदि स्थानम, तो तालु आदि में ओष्ठ आ गया जी। तो ये भी तो मुख के अंदर हुआ ना, ये भी मुख के अंदर हो गया। और उन स्थानों में होने वाला प्रयत्न, देखो स्थानों में हम जब प्रयत्न कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य हुआ वर्ण को उच्चारण करते समय वायु जो टकरा रही है मुख के अंदर विभिन्न स्थानों से, जिह्वा भी टकराती है साथ में, तो उस स्थिति में जो प्रयत्न दिखाई दे रहा है कि जिह्वा ने प्रबलता से उस स्थान को स्पर्श किया है, हल्के से किया है, कंठ के 2 भाग मिले, ओष्ठ के 2 भाग मिले, ये सारे प्रयत्न स्थानों में हो रहे हैं। तो ये तो फिर आभ्यंतर हुए ना, ये बाह्य नहीं है। तो प्रश्न ये था कि बाह्य प्रयत्न फिर कहाँ होता है? पेट में। पेट में। अल्प प्राण महाप्राण ये भी बाह्य है। हाँ, तो पेट से तात्पर्य यहाँ पर गले से अंदर का जो भाग है, ठीक है ना, जहां से वायु चलनी प्रारंभ हुई थी शब्द का उच्चारण करने के लिए, वहां से लेकर के और कंठ तक, ठीक है ना, कंठ तक, कंठ में अभी प्रवेश नहीं हुआ, कंठ से प्रवेश होकर के अभी वायु मुख में नहीं आई है। अब अंदर जो प्रयत्न हुआ है उस प्रयत्न का प्रभाव तो कंठ में आने पर ही होगा, बाद में जब मुख में हम आ जाएगी वायु और आभ्यंतर प्रयत्न भी कर लेंगे, फिर सामने वाला जब सुनेगा, ये सारी बातों की व्याख्या होगी कब? वर्ण का उच्चारण होने के बाद ही तो होगी व्याख्या कि हमने कौन सा वर्ण बोला है, क्या क्या प्रयत्न किए हैं, ठीक है ना, और क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं, इसकी व्याख्या हो जाएगी। करने के बाद ही सारी व्याख्याएं होती हैं ये। तो मुख में वायु आने से पहले जो अंदर एक प्रयत्न होता है, ठीक है ना, कितनी गहराई से हमने वायु को अंदर से निकालना चाह रहे हैं, तो वो प्रयत्न कहलाता है बाह्य। मुख के बाहर तो कुछ भी नहीं है। अब तो वायु बाहर निकल गई और शब्द सुनने वाले ने सुन भी लिया है। अब बाहर तो कोई प्रयत्न हम कर ही नहीं सकते, हमारा अधिकार है ही नहीं। अब बाहर वायु निकलने के बाद क्या करेंगे हम? जो बोल दिया है क्या उसको पलट सकते हैं? अब रिवर्स गति हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से बाह्य उधर को होगा, यहाँ लेना है हमें केवल आभ्यंतर प्रयत्न। तो इसलिए कहा स्पृष्टतादि, और ये क्या है? प्रयत्न अर्थात वर्णों के गुण। प्रयत्न शब्द खुद गुण में ही आता है। वैशेषिक दर्शन में इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्म मनोलिंगम, वहां आत्मा का गुण भी बताया गया है प्रयत्न, ठीक है ना। तो वास्तव में तो आत्मा ही कर रहा है सारा प्रयत्न, ये जीवा तो ऐसे हिल ही नहीं पाएगी फिर बिना प्रयत्न के। तो वो प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में यहाँ लेना है, और उसी में हमें समानता देखनी है, जो तुल्यता देखनी है वो उसी में देखनी है। किस किस में? स्थान और प्रयत्न। अब स्थान और प्रयत्न में भी ध्यान ये रखना होता है कि जिस स्थान को हमने चुना है उसी स्थान में प्रयत्न समान हो। ऐसा नहीं है कि स्थान तो चुन लिया हमने कंठ और प्रयत्न देख लिया हमने तालु में, तालव्य वर्णों में, या अंतस्थ ले लिया हमने ईशत स्पृष्ट, ठीक है ना, प्रयत्न वहां देख लिया और स्थान कहाँ देख लिया? कंठ। तो कि हैं तो हम मुख के अंदर ही। आपने कहा था कि तालु आदि स्थानों में प्रयत्न देखना है हमें, तो ठीक है, तालु आदि स्थानों में एक स्थान पकड़ लिया हमने कंठ, एक स्थान पकड़ लिया, एक स्थान कौन सा पकड़ लिया? तालु, ठीक है ना, और वहां पर प्रयत्न देखा हमने। तो प्रयत्न तो दोनों में है, लेकिन प्रयत्न दोनों में होने पर भी हमने स्थान तो भिन्न भिन्न ले लिए, तो स्थान भी एक ही हो और वहां प्रयत्न को मिलाना है हमें। अगर हम तालु ले रहे हैं तो तालु में ही सारे वर्णों को ला करके अब उनमें देखेंगे प्रयत्न में एक रूपता है या नहीं है, या भिन्नत्व है। इस तरह से स्थान और प्रयत्न दोनों समान हो जिनके। लेकिन इस वाक्य को कहते समय यह भी ध्यान रखना है कि स्थान के अंदर प्रयत्न वहां मिलाना है हमें किसी एक विशेष स्थान में। तो तुल्य, इसलिए बहुरी समास किया, तुल्य आस्ये प्रयत्न। अब देखो ये बहुरी समास से सारे अर्थ निकल रहे हैं ये। अब आस्य में कौन सी व्यक्ति आ रही है समास करते समय? सप्तमी,
और सप्तमी आ रही है और आस्य का अर्थ पीछे हमने क्या किया था, मुख में तालु आदि स्थान। तो तालु आदि किसी एक स्थान में आस्य प्रयत्न यस्य वर्णस्य। अब ये तुल्य शब्द है, ये किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, स्थान को बोल रहा है तुल्य होना चाहिए, या प्रयत्न को बोल रहा है? समास में पकड़ना, किसको बोल रहा है? फिर देखो, आस्य में व्यक्ति कौन सी है, सप्तमी, और आस्य का अर्थ क्या है, तालु आदि स्थान। तो तालु आदि स्थान में तुल्य है प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ। तो तुल्य ने किसको कहा, स्थान को या प्रयत्न को? स्थान। फिर देखो वाक्य आस्य में तालु आदि स्थान में है तुल्य प्रयत्न यस्य वर्णस्य। तुल्य क्या है, प्रयत्न। स्थान कहाँ है यहाँ पर? लेकिन स्थान गृहीत हो गया या नहीं? वो भी गृहीत हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? कि हमने उस प्रयत्न को देखा कहां पर, उसका आधार क्या है जहां देखा हमने? इस वर्ण का दोनों का प्रयत्न तुल्य है। इसकी जांच करते समय वह वर्ण कौन से स्थान में बोला जा रहा है, ये भी तो साथ में देख रहे हैं हम। तो स्थान भी आ गया। तो एक ही स्थान पर रहना है एक काल में हमें। हम जब प्रयत्न मिलान कर रहे हैं दो वर्णों का, उस समय स्थान हमारा एक ही होगा। ऐसा नहीं है प्रथम वर्ण का स्थान दूसरा है और द्वितीय वर्ण का दूसरा है और प्रयत्न एक हो गया दोनों का, ऐसा नहीं। जैसे क बोला हमने कंठ से, कंठ स्थान है वो, प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट। और प बोला हमने ओष्ठ से, ओष्ठ स्थान है इसका, प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है, दोनों का स्पृष्ट। तो प्रयत्न में यानी आस्य में तालु आदि स्थान में प्रयत्न समान है जिन वर्णों का। तो तालु आदि, आदि कहकर के हमने कंठ भी ले लिया, ओष्ठ भी ले लिया, और प्रयत्न समान है। देखो ये भी स्पृष्ट है, ये भी स्पृष्ट है। ऐसे घटाएंगे नहीं। स्थान एक ही रखना है। इसलिए आस्य में कौन सी व्यक्ति है, वो कौन सा वचन है, एक वचन। तालु आदि स्थान जैसे अर्थ किया, और आस्य में वचन कौन सा है, एक। एक स्थान में प्रयत्न को मिला। तो तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह स समान जातीयं प्रति सवर्ण संजो भवति। अब जिस वर्ण के साथ प्रयत्न मिल गया एक ही स्थान में दो वर्णों का, तो सह, ये सह कौन है, ये उन दोनों में से एक वचन है ना सह, उन दोनों में से, दो का मिलान कर रहे हैं, उन दोनों में से एक, उसकी सवर्ण संज्ञा हुई और दूसरे की सवर्ण शब्द ही स्वयं बता रहा है, ये अकेले की नहीं होती है। वह सवर्ण नाम अगर उसका है तो किसी के साथ हमने उसका मिलान कर लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सवर्ण है, ये इसका सवर्ण है। अकेला सवर्ण कभी नहीं होता है। इसीलिए जो विग्रह में दिखा था ना, ये यस्य वर्णस्य ये न वर्णेन, आगे दो नहीं, आगे यस्य वर्णस्य ये न वर्णेन। अब यस्य वर्णस्य जिसको कह रहा है उसकी भी सवर्ण संज्ञा, ये न वर्णेन जिसको कह रहा है उसकी भी सवर्ण संज्ञा। लेकिन दोनों की परस्पर, उन्हीं दोनों की परस्पर होगी। ऐसा नहीं कि तीसरा ले आए हम, देखो इसके साथ में हो गई। तो देखो गहराई में तो कितना ही जाते जाओ, एक ही सूत्र में कई कक्षाएं निकल सकती हैं। ये तो फिर अब इतना विस्तार करेंगे तब तो नहीं बन पाएगी बात, है ना। लेकिन चलो कभी कभी थोड़ा बौद्धिक व्यायाम भी करना आवश्यक होता है, बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए वार्म अप करते हैं ना, इसलिए आगे काशिका अच्छी प्रकार समझ में आती जाए। अब ये तो हमने स्पष्ट देख ही लिया, जो बात निकल करके आई कि किसी एक स्थान का चयन करेंगे और उसमें जिन प्रयत्नों का मिलान किया जाएगा वो प्रयत्न कौन से होंगे, आभ्यंतर प्रयत्न, जिनके नाम कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत। आगे बचा कुचा बोल के दिखाओ मुझे कौन सा है।
समृत, उसको मत भूला करो, वर्णमाला प्रारंभ ही वहीं से होती है। समृतस्तु आकारः, आकार होता है ना समृत। तो इस तरह से ये आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। इनका मिलान करना है किसी एक स्थान पर। तो सिद्धांत तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ दिखा रहे हैं चत्वारः आभ्यंतर, गिना भी रहे हैं, चत्वारः आभ्यंतराः प्रयत्नाः सवर्ण संज्ञायाम आश्रियन्ते। तो अभी तो हमने 5 गिने थे, ये तो भिन्नता हो गई ना, विरोध हो गया। 5 गिने थे हमने। जो समृत बोला वह समृत व्याकरण की प्रक्रिया में, या यूं कहें कि सवर्ण संज्ञा की प्रक्रिया में, उसका आश्रय नहीं लेना है। और ये बात अ सूत्र में हमने पीछे प्रथमावृत्ति में देखी थी कि अ सूत्र ये बता रहा है कि आप जब अयुण से चले थे तो वहां जो अ का निर्देश किया है अयुण सूत्र में, वह अ कैसा है? विवृत। और प्रयोग करोगे तो उसको समृत प्रयत्न करते हुए बोलना है, विवृत प्रयत्न से नहीं बोलना है। व्याकरण की प्रक्रिया करते समय विवृत मान लेना, बोलते समय प्रयत्न वास्तविक जो करना है वो समृत ही करना है। ठीक है ना, प्रयत्न में विवृतता नहीं लानी है। तो यहाँ तो 4 का ही आश्रय होगा ना फिर। तो सवर्ण संज्ञा में 4 का आश्रय होता है। स्पृष्टता, ये तल प्रत्यय लगा दिया है सब में, स्पृष्टता, ईशत, स्पृष्टता, समृद्धता, विवृतता चेती है। नहीं, कौन सा रह गया इसमें? स्पृष्टता, ईशत, स्पृष्टता, अच्छा समृत यहाँ पर लिया है, तो ईशत विवृत नहीं लिया है इन्होंने यहाँ पर। ईशत विवृत शायद नहीं है ना, ईशत स्पृष्ट है। हाँ, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, और समृत और विवृत। और अन्य जो आभ्यंतर प्रयत्न के अतिरिक्त जो बाह्य प्रयत्न होते हैं, ठीक है ना, उन पर यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। लेकिन जब हम स्थानीय अंतरतम सूत्र लगाते हैं अंतरतम वर्णों को छांटने के लिए, तो वहां देखो पहला जो प्रकार है, 4 प्रकार से करते हैं ना, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। तो 4 प्रकार से करते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है वहां पर? स्थान। अब स्थान से हम क्या लेंगे? अब उच्चारण का स्थान, ठीक है ना, उच्चारण का स्थान, बस इतना ले लिया हमने। अब वहां पर बाह्य प्रयत्न की बात नहीं है, उच्चारण का स्थान देख लिया हमने। देखो सवर्ण शब्द अलग है, तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम से जो सवर्ण संज्ञा की जाती है, ये संज्ञा तो अलग कर दो, क्योंकि सवर्ण संज्ञा यदि की जाएगी तब तो वहां पर स्थान और प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न दोनों देखे जाएंगे। ठीक है ना। अंतरतम जब ढूंढते हैं, अंतरतम जब ढूंढते हैं तो वहां पर यदि स्थान मिल जाता है तब तो कोई आपत्ति है ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन स्थान तो भिन्न भिन्न हमें दिखाई दे रहा है, या नहीं, स्थान तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ण वहां पर अलग अलग हैं, अनेक प्रकार के वर्ण हैं। उसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें के बाह्य प्रयत्न भिन्न है, दूसरे में कुछ और भिन्न है। अब क्या करेंगे? केवल स्थान से नहीं मिला ना, स्थान एक होने पर भी और वर्ण तो अनेक हो गए, तो कैसे छंटनी करेंगे? अब तो कहा कि आगे बढ़ जाओ फिर। और तो अर्थ, गुण, प्रमाण, यहाँ पर जो गुण शब्द आया हुआ है ये तीसरी विधि में, वो गुण शब्द किसको बोलता है? आभ्यंतर प्रयत्न को या बाह्य प्रयत्न को? बाह्य प्रयत्न। वो बाह्य प्रयत्न होता है। तो अब क्या निश्चय हुआ कि सवर्ण संज्ञा करेंगे तो स्थान और प्रयत्न मिलाएंगे, ठीक है ना। सादृश्य या आंतरतम्य देखेंगे तो उस अवस्था में स्थान से बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो स्थान के साथ साथ, स्थान को छोड़ेंगे नहीं। देखो गुण से अंतरतम करते समय स्थान को छोड़ा नहीं जाएगा, उस एक ही स्थान के अंतर्गत लेकर के अब बाह्य प्रयत्न भी मिलाए जाएंगे। उससे है स्थान सबका, स्थान तो एक ही होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो स्थान नहीं, तो जैसे कोई ये कहे कि हम 4 प्रकार से अंतरतम करेंगे, स्थान से, अर्थ से, गुण से, प्रमाण से,
तो स्थान से नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिया बिल्कुल ही अब, और केवल गुण पर पहुंच गए। ऐसा नहीं होता ना, स्थान को लांघेंगे नहीं, स्थान में चुन करके वर्णों को ला करके रख लिया एक ही स्थान वाले। अब उनमें देखेंगे कि इनमें भिन्न भिन्न गुण के हैं क्या, ठीक है ना। अब जितने एक समान गुण वाले, समान बाह्य प्रयत्न वाले होंगे, उनका चयन किया जाएगा। हो गया स्पष्ट। तो ये जो घालमेल कर लेते हैं ना लोग के सवर्ण संज्ञा और सादृश्य देखना, अंतरतम देखना, इसमें भेद को समझ लेना चाहिए कि दोनों में भेद होता है। सवर्ण संज्ञा एक भिन्न प्रकार की है और अंतरतम एक भिन्न प्रकार से उसका मापदंड देखा जाता है। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? दोनों में अंतर है। तो जिन सूत्रों में सवर्ण शब्द कह करके कार्य होता है, क्या वहां पर हम स्थानीय अंतरतम लगाते हैं? अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र बोला कि सवर्ण अच परे रहते, क्या यहां लगाएंगे स्थानीय अंतरतम? नहीं लगाएंगे। और जहां स्थानीय अंतरतम लगाएंगे वहां सवर्ण से कोई महत्व नहीं रहा, ठीक है ना। वहां सवर्ण से कोई महत्व नहीं है। यद्यपि उसमें आ सकता है, वो बात अलग रही कि स्थान और प्रयत्न भी समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। अब जो यहाँ जो जिनकी सवर्ण संज्ञा की जा रही है, उनमें पहले स्वरों के विषय में बताया कि अ इति त्रयो अकाराः, 3 अकार है ना ये। तो लिखने में तो दिखाई दे रहा है कि ये अ एक जैसे तीनों लिखे हैं, लेकिन तात्पर्य कहने का इनका ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है ना। 3 भेद, या उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इन्होंने जो आगे लिखा है उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता, तो ये 3 मानेंगे हम। एक उदात्त है इसमें, एक अनुदात्त है, एक स्वरित है। 3 प्रकार के हो गए। अब इसी का भेद कर लो। प्रत्येकम सानुनासिका निरनुनासिकाश्च, प्रथम अभी सानुनासिक निरनुनासिक, दूसरा भी, तीसरा भी। तो 3 को कितने से गुणा करेंगे? अब कितने से करें? 2 से। सानुनासिक और निरनुनासिक कितने हो गए? अब 6 हो गए, ठीक है ना। 6 आ चुके हैं। अब ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, भेदात। अब 3 शब्द आ गए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो 6 को कितने से गुणा करेंगे? अब 3 से। अष्टादशधा हो गए, 6 3 18। अष्टादशधा भिद्यन्ते, ये एक नमूने के रूप में, एक प्रतीक के रूप में इन्होंने अ को लिया। आगे कहा तथा एवर्णः, तथा उवर्णः, ठीक है ना। ई और उ भी आ गए, तथा रिवर्णः भी आ गया। तो 4 कितने कितने हो गए प्रकार के? 18 18 प्रकार के। अब रह गया लरी, ठीक है ना। ये सारे स्वरों को ले रहे हैं पहले एक साथ। अब लरी को ले लिया, तो लरी वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। वर्णोच्चारण में कहा गया ना दीर्घ नहीं होता है ये, तो दीर्घ नहीं होता है, तो ह्रस्व और प्लुत ये तो रहेगा। और ये सारी बातें वहां भी घटा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक, निरनुनासिक, ठीक है ना। तो इसमें भेद कितने रह जाएंगे? इसमें 12 रह जाएंगे। तम 12 प्रभेदम आचक्षते। अब आए ए ऐ ओ औ या ए ओ ऐ औ सूत्रों के क्रम की दृष्टि से इनको संध्यक्षर जो कहा जा रहा है, तो संध्यक्षराणाम ह्रस्वान सन्ति, यहां भी एक भाग कम हो गया, तो ये भी 12 बनेंगे। तान्यपि 12 प्रभेदानि। ये इन सब के विषय में बता दिया, स्वरों के विषय में। अब आए व्यंजनों पर। तो व्यंजनों में जो पहले कम है संख्या में, उनको लिया कि अंतःस्था द्विप्रभेदा। अंतस्थ कौन कौन से कहलाते हैं? य, र, ल, व, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन द्विप्रभेदा का साथ में विशेषण है रेफ वर्जिता। रेफ वर्जिता यह वाला, सारे अंतस्थ नहीं। कौन सा हटा दिया इसमें? रेफ। तो रेफ हटा दिया तो 3 रह गए अब यह वाला। तो ये 2 प्रकार के हैं। इनमें 2 प्रकार कौन सा है? सानुनासिका, निरनुनासिकाश्च। ये दिखा रहे हैं कि सवर्ण संज्ञा किन किन की हो सकती है परस्पर, ठीक है ना। अब रही बात की रेफ और ऊष्म रह गए, जिनका निर्णय भी नहीं हो पाया। तो कितने हो गए रेफ और ऊष्म मिलाकर के? 5। रेफ और श, श, स, ह।
रेफोष्मणाम सवर्णा न संति, इनका कोई भी सवर्ण नहीं होता। अर्थात इन 5 वर्णों में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र कभी नहीं लगेगा। हो गया स्पष्ट? क्योंकि इनका कोई सवर्ण है ही नहीं, और इनका कोई भी सवर्ण नहीं होता इन 5 वर्णों का। कैसे नहीं होता है? जैसे र का स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा। तो मूर्धा स्थान तो ट ठ ड इत्यादि टवर्गों का भी है, तो स्थान तो एक हो गया ना। ऋटुरषा मूर्धन्या सूत्र है नहीं है, तो स्थान तो एक हो गया। लेकिन जरा आभ्यंतर प्रयत्न मिला के देखना, ट ठ ड ढ ण, क्या है इनका आभ्यंतर प्रयत्न? स्पृष्ट। और रेफ का क्या है? ईषत् स्पृष्ट। हैं? ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट। मिल पाया? नहीं मिला, श्रवण संज्ञा नहीं हो सकती। ऊष्मों को ले लो ऐसे ही है, श को ले लिया हमने, श का स्थान क्या है? तालु। तो तालु तो चवर्गों का भी है, ई का भी है, इकार है ना, इति शास्त्रालव्या। लेकिन तालु स्थान एक होने पर भी चवर का अभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, और श का कौन सा है? अब घोष बाह्य प्रयत्न। नहीं, बाह्य में नहीं जाना है, अभी बाह्य को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, केवल आभ्यंतर प्रयत्न देखना है, आभ्यंतर प्रयत्न केवल। तो ऊष्मों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषत् स्पृष्ट। हम्म? ईषत् स्पृष्ट। विवृत किस किस का प्रयत्न है? विवृतम स्वराणाम। स्वर। और विवृत कर्णना ऊष्माण। सूत्र ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार फिर प्रणोच्चारण देख लेना, अच्छा, इस सूत्र का अर्थ करने से पहले स्मरण आ जाएगा दोबारा। तो इसलिए इनका किसी का भी नहीं मिलने वाला है, और चेक कर लेना एक एक करके, नहीं तो बहुत समय निकल जाएगा। अब रह गए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यही तो रह गए ना, सारे गिनती हो चुकी है ना। इनको कह दिया वर्गीयो वर्गीय सवर्ण। अब ये एक ही वाक्य संपूर्ण है अपने में कि कवर्ग 5 ये आपस में सारे सवर्ण हैं, चवर्ग 5 ये सब आपस में सवर्ण है। ऐसे ही करके आगे भी उदाहरण दे दिया, दंडाग्रम खट्वाग्रम, दंड में ड में अ है, अग्रम का अ है, दोनों सवर्ण हो गए, सवर्ण अच्छी सूत्र लग गया। खट्वाग्रम। आस्य ग्रहणम किम। अब देखो आस्य ग्रहणम किम जो प्रश्न उठाया है, इसको हम किस रूप में लेना है? स्थान में, ठीक है ना। ये अर्थ क्यों लिया आपने कि स्थान में हम प्रयत्न देखें? हो गया स्पष्ट? प्रश्न कैसे होगा? तालु आदि स्थान ही तो अर्थ किया था हमने आस्य का, तो आस्य ग्रहणम किम का प्रश्न ये बनेगा कि तालु आदि स्थान में, ऐसा क्यों? केवल हम प्रयत्न मिला लेना बस, केवल सूत्र क्या बनेगा फिर? तुल्य प्रयत्न। प्रयत्न सवर्ण, बस, स्थान से कोई तात्पर्य नहीं। तो क का स्थान कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत, प का ओष्ठ, क च टतपानाम, भिन्न स्थानानाम और तुल्य प्रयत्नानाम। क्या है? तुल्य स्पृष्ट है सारे, इनकी भी सवर्ण संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। तो की समस्या क्या है? आपको हो जाने दो ना, अच्छा लगेगा थोड़ा कि नहीं? किंच स्यात्, क्या हो जाएगा उससे? कि तर्पता तर्पतुम इत्यत्र झरो झरी सवर्णे इति पकारस्य तकारे लोपः स्यात्। देखो, तर्पता पकार और आगे तकार आ रहा है, और दोनों की हमने कर ली सवर्ण संज्ञा, क्योंकि दोनों का प्रयत्न स्पृष्ट समान है। स्थान तो देखना ही नहीं था, ठीक है ना। तो झर प्रत्याहार में पकार भी आ रहा है और तकार भी आ रहा है। तो हल से उत्तर, हल क्या है? रेफ। तो रेफ से उत्तर प्रथम झर का सवर्ण का नहीं, प्रथम झर का लोप हो गया, द्वितीय तकार सवर्ण झर परे रहते हैं, हो जाएगा नहीं? पकार का लोप होने लगेगा।
और आज से ग्रहण कर दिया है तो अब पकार का ओष्ठ है, तकार का दंत है, स्थान तो मिला ही नहीं, प्रयत्न भले ही मिलते रहो। फिर कहा कि चलो ठीक है, आप आज से ही रख लो, फिर प्रयत्न को हटा दो, प्रयत्न ग्रहणम के। अब सूत्र क्या बनेगा? तुल्यास्य या तुल्यास्यम सवर्णम। अब क्या होगा कि इचु यशानाम तुल्य स्थानानाम। अब ठीक उससे विपरीत अर्थ हो रहा है। इचु यशानाम, इनका सबका स्थान तुल्य है, नहीं है तालु, लेकिन प्रयत्न भिन्न भिन्न है। ई का प्रयत्न क्या है? विवृत। चबर का क्या है? स्पृष्ट। या का क्या है? अंतस्थ है ना, ईशद स्पृष्ट। और श का क्या है? विवृत। सबके भिन्न भिन्न हो गए। तो तुल्य स्थानानाम भिन्न प्रयत्नानाम माभूत। किंच स्यात्, यहाँ क्या हो जाएगा यदि हो जाए तो अरुष च्योतति। इसमें अरुष शब्द, इसको थोड़ा सही कर लेना, एक शकार और लिख लो तालव्य, क्योंकि अरुष का जो सकार है ना, पहले उसको विसर्ग होगा, फिर विसर्जनी से सह से स होगा, फिर स्तोष्णाशु से शकार हो जाएगा। तो अरुष च्योतति ऐसे। तो इत्यत्र झरुझरि सवर्णे शकारस्य चकारे लोपहस्य। कैसे? शकार का स्थान क्या है? तालु। चकार का क्या है? तालु। और हम समान स्थान वालों की सवर्ण संज्ञा कर ही रहे हैं, तो झरुझरि सवर्णे। ठीक है ना, यहाँ भी ऐसी स्थिति। अरुष का जो प्रथम शकार है उसको माना हल, उससे उत्तर झर कौन सा है? जो श्योतति धातु का शकार है। और दूसरा सवर्ण झर कौन सा है? उसी के आगे चकार। स्थान भिन्न होने पर भी, और नहीं, प्रयत्न भिन्न होने पर भी स्थान समान होने के कारण से सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, तो लोप हो जाएगा। आगे ऋकार लृकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या, ये वार्तिक आ गया कि यहाँ सवर्ण संज्ञा के इस सूत्र में इतना और जोड़ लेना कि री और लृ, इनकी भी परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। कारण क्या बन रहा था, नहीं हो पा रही थी कि री का स्थान है मूर्धा, लृ का स्थान है दंत। ठीक है ना, तो इनकी भी कहनी चाहिए। लाभ क्या होगा कि होत्री और लृकार। अब यहाँ सवर्ण संज्ञा होने से अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा, सवर्ण अच मिल जाएगा उसको परे। नहीं तो दंत होने से वो सवर्ण नहीं हो रहा था उस समय, तो सवर्ण अच परे होगा। तो ये दीर्घ जब करेगा तो दीर्घ करते समय अब री का दीर्घ लृ का दीर्घ दोनों के देखे जाएंगे, तो लृ का तो मिलता ही नहीं, री का ही मिलता है, वो हो जाएगा होत्रीकारः। उभयो हो, दोनों के स्थान में ऋवर्णस्य लृवर्णस्य, दोनों के स्थान में च अंतरतमः सवर्णो दीर्घो नास्ति, यानी कि दोनों का सवर्ण दीर्घ है ही नहीं। इति ऋकार एवं दीर्घो भवति, ऋकार दीर्घ के रूप में आ जाता है। सवर्ण प्रदेशाः कः सवर्ण दीर्घः इत्येवम् आदयः। इस तरह से सूत्रों में सवर्ण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ